देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया था और उसमें थोड़े बहुत तो पहले प्रॉपर्टीज वगैरह देखा था और उसके बाद फिर कुलम्स लॉ किया था। कुलम्स लॉ पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे जो कि काफ़ी इजी लग रहा था। क्या है कि इसमें फोर्सेस और वेक्टर और तुम्हारा कैलकुलेशन वगैरह अच्छा होना चाहिए, बाकी चीज़ तो तुम्हें अच्छे तरीके से आ जाएगा। ज्योमेट्री वगैरह बनाना आना चाहिए, जैसे इस क्वेश्चन में तुम्हें वेक्टर का काम करना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा था कि ये एक रॉड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस प्लेस कर दिए गए हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट चार्ज से ए डिस्टेंस पे है, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा इस रॉड के कारण से वो बताना है। दिस रॉड इज फिक्स्ड। सॉल्व किया। सर रॉड पर टोटल चार्ज कितना है? रॉड पे टोटल चार्ज क्यू है, प्लस क्यू। यस सर, के क्यू क्यू अपॉन ए प्लस ए एल इंटू ए आया। ए प्लस एल इंटू ए। इंटू ए। हाँ और किसी का कुछ? हाँ सर, मेरा भी यही है। तो ये देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तुम्हारे शीट में भी गिवन होगा, लेकिन इसे खुद से करना है क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा और ये बहुत ही बेसिक यस सर, लेवल पे। डीएक्स एलिमेंट लेके। हाँ, ये बहुत ही बेसिक लेवल का इंटीग्रेशन है और आगे जैसे जैसे हम लोग जाएंगे इंटीग्रेशन तुम्हारा और ज़्यादा बढ़ते जाएगा। इस चैप्टर में पूरा इंटीग्रेशन ही इंटीग्रेशन है, पूरा एलिमेंट लो और इंटीग्रेट करो। डिफरेंशिएशन तो बहुत कम है, इंटीग्रेशन ज़्यादा है। डेरिवेशन भी होगा जो भी इंटीग्रेशन से ही होगा। तो जो भी चीज़ तुम्हें इंटीग्रेशन वाला दिखे उसे तुम लोग आराम से 2 बार रिवीजन करो, खुद से भी करो। उसके बाद उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह करो। जो भी डेरिवेशन है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। आरबीडी सर में जितने इंटीग्रेशन बताया उतने में से ही है ना, हाँ लाइक जितना, हाँ जितना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैथमेटिकल टूल में जितना मैंने इंटीग्रेशन बताया ना उतना ही तुम्हारे ट्वेल्थ का भी इंटीग्रेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैथ्स में पढ़ाया जाता है इंटीग्रेशन चैप्टर, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जितना मैंने पढ़ाया मैथमेटिकल टूल में स्टार्टिंग में उतने इंटीग्रेशन के। ठीक है। ओके सर। हाँ, तो यहाँ से इस चैप्टर में इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा है, पहले बता दे रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन तुम लोग को अच्छे तरीके से करना है, एलिमेंट्स को अच्छे तरीके से चूज करना है, एकदम कोर कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना कि अगर तुम्हारा एक बार इलेक्ट्रोस्टैट स्ट्रांग हो जाए तो आगे जो हम लोग वो करेंगे, ईएमएफ वगैरह करेंगे, उसमें भी इंटीग्रेशन जम करके आता है, लेकिन सेम पैटर्न फॉलो करता है। तुम्हें अच्छे तरीके से आगे चलो। देखो अब इसको किस तरीके से करेंगे। ये हमारे पास एक रॉड है और इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हर एक चार्ज से जो इसका डिस्टेंस है वो तो अलग अलग होते जा रहा है, वेरी करते जा रहा है ना। तो मैं कौन सा चार्ज ले नहीं सकता हूँ, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि एक्स डिस्टेंस पे एक्स डिस्टेंस पे जा कर के मैंने एक छोटा सा डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट चूज़ किया। और अगर मैंने ये डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट चूज़ किया तो जो इसमें जो चार्ज होंगे वो भी बहुत ही ज़्यादा छोटा सा होगा, डेट विल बी डी क्यू। बराबर। तो इस छोटे से चार्ज के कारण से, अब क्योंकि ये पॉइंट चार्ज बन चुका है जिसका चार्ज डी क्यू है और ये एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है इस छोटा सा पॉइंट चार्ज प्लस क्यू से, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा रिपल्सिव फोर्स वो भी छोटा सा होगा, ये चार्ज ही छोटा सा है ना। वो छोटा सा फोर्स कितना होगा, डी एफ विल बी इक्वल्स टू, वही फॉर्मूला है हमारा, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, इतना फोर्स होगा। बिल्कुल। अब दोनों साइड अगर तुमने सब काम सही किया है, अब दोनों साइड मुझे बस इसमें इंटीग्रेशन पुट कर देना है और यही तुम्हारा आंसर निकाल करके। दूसरा जो काम करना होता है इसमें इंटीग्रेशन का लिमिट, जो कि अभी हम लोग देखेंगे। तो वैल्यूज वगैरह पुट कर लेते हैं कि इस डी क्यू का वैल्यू कितना होगा। तो यूनिटरी मेथड हम लोग को अच्छे तरीके से आती है। ये पूरा का पूरा लेंथ है एल, तो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एल लेंथ के ऊपर, या फिर एल लेंथ के ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है।
तो यूनिट लेंथ के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्यू बाय एल। QL। इसको हम लोग लैम्डा बोलते हैं, मास सॉरी चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये हो गया लैम्डा। तो इसीलिए अगर मैं एक छोटा सा dx थिकनेस लूं, तो इस छोटे से थिकनेस के लिए कितना चार्ज मिलेगा मुझे, तो Q बाय एल इंटू डी QL एक्स। DX। सो दिस इज नथिंग बट डी क्यू चार्ज, जिसको हम लोग लैम्डा इंटू डी एक्स भी बोलेंगे। इसे याद रखना है, लैम्डा इंटू डी एक्स हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। छोटा सा चार्ज कितना होगा, लैम्डा इंटू डी एक्स, जैसे हम लोग मास के लिए करते थे, लैम्डा इंटू डी एक्स। तो वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। डी एफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल है, इंटीग्रेशन के क्यू बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी क्यू का वैल्यू कितना है, लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा का वैल्यू कितना है, क्यू बाय एल इंटू डी एक्स। अब जो जो वैल्यू कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर लेकर के आता हूँ। ए कांस्टेंट है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और बचा सिर्फ डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। अब x का इंटीग्रेशन का लिमिट जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ए से ए प्लस ए। A से लेकर A+L। तो सबसे पहले ये सोचो कि x है क्या चीज, x है क्या चीज, x जो है वो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर x जो होना चाहिए वो जीरो से लेकर के, क्योंकि चार्ज यहाँ पे है और ये ऐसे, ये डिस्टेंस a है और ये l है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि जो x होना चाहिए वो जीरो से लेकर के a प्लस ऑफ l तक होना चाहिए, ये x होना चाहिए। ये गलत क्यों है, रीजन ये है कि सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा कि x क्या चीज है। x इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस तो ये भी दे रहा है, डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो जब तक चार्जेस हैं तब तक ही डिस्टेंस मैं ले सकता हूँ। तो मेरा चार्ज के बीच का डिस्टेंस यहाँ से स्टार्ट होता है, तो सो x विल वेरी फ्रॉम a से लेकर के कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक चार्ज है। चार्ज मेरा मैक्सिमम यहाँ तक पहुँच रहा है, a प्लस ऑफ l तक। आई थिंक मेरी बात सबको समझ में आई होगी, मैंने बहुत ही तोड़ तोड़ हाँ करके हर सर। एक चीज़ बताया, कोई भी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है इसमें। a कैपिटल Q और इसका इंटीग्रेशन कर लो, x रेज टू पावर -2 प्लस 1 -1 बाय x आ जाएगा। तो जैसे भी तुमको पुट करना है, अपर लिमिट पहले या लोअर लिमिट पहले, इस तरीके से पुट कर सकते हो, 1 बाय a माइनस ऑफ 1 बाय a प्लस ऑफ l। ये a प्लस ऑफ l माइनस ऑफ a डिवाइड बाय a इंटू a प्लस ऑफ l, ये आ गया। और ये जो a क्यूब स्मॉल l पर कितना आ रहा है, सिर्फ l बच रहा है, कैंसिल आउट, और इधर से हमारा फाइनल आंसर आ गया। f इज इक्वल्स टू k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय a इंटू a प्लस ऑफ। तो इसको तुम इस तरीके से याद रख सकते हो कि जब हम लोग लिखते हैं कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो r इंटू आर लिखा जा सकता है फोर्स। तो इस केस में एक r हम लोग ये पुट करेंगे और एक r ये पुट करेंगे, ठीक है क्या। ये कोई यस हाँ, सर। ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बस याद करने का एक तरीका है, क्या इस तरीके से हमें याद रखना, आंसर आ जाए। चलो आगे चलते हैं। सॉरी, तो ये पूरा का पूरा काम हो गया हमारा फोर्स के बारे में।
आगे चलते हैं और इक्विलिब्रियम देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स में इक्विलिब्रियम कैसे होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम। वर्क पावर एनर्जी में हम लोगों ने पढ़ा है कि 3 तरह का इक्विलिब्रियम होता है। किस किस तरह का इक्विलिब्रियम होता है? इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है? नेट फोर्स नेट फोर्स नेट जीरो। फोर्स जीरो। हाँ, पहला चीज कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स होना चाहिए 0। अब उसके बाद आता है इक्विलिब्रियम है, तब हम वो बताएंगे कौन सा इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या कंडीशन होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, बोलो सर। डिस्प्लेस करेंगे तो वापस अपने पोजीशन में। बिल्कुल, डिस्प्लेस करेंगे तो वापस अपने पोजीशन पे आ जाना चाहिए। जैसे कि ये डिस्प्लेस किया तो ये वापस से अपने पोजीशन पे आ जाएगा, तो इसे हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, डेल यू बाय डेल एक्स या फिर डेल यू बाय डेल आर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन हो जाता है? पहला, डेल यू बाय डेल आर तो 0 होना ही चाहिए। दूसरा, इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0? अरे ये क्या है, पैराबोला अपवर्ड है या ग्रेटर डाउनवर्ड? देन जीरो। पैराबोला अपवर्ड है ना, तो उसके लिए ग्रेटर देन 0 होता है। दूसरा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, उसके लिए क्या कंडीशन होता है? यही कि बॉल को अगर मैं ऐसे पोजीशन पे रखूँ जहाँ पे नेट फोर्स 0 है, लेकिन डिस्प्लेस करने पे वापस अपने पोजीशन पे नहीं आ रहा है, तो वो अनस्टेबल है। तो कंडीशन इसके लिए भी वही चीज़ होगा, डेल यू बाई डेल आर 0 होना चाहिए। दूसरा, इसका डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0। और तीसरा, न्यूट्रल। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में पता ही है, अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूँ लेफ्ट या राइट कहीं भी इसके अपने पोजीशन से, तो ये ना तो पास आने की कोशिश करता है, ना ही दूर जाने की कोशिश करता है, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। देखो, इसमें इक्विलिब्रियम में 2-3 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। केस 1 बहुत सारे जगह पे ये कराते नहीं है और बताते भी नहीं। ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2, और बीच में एक चार्ज रखा गया और बोला गया कि ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, मतलब इक्विलिब्रियम में होने के लिए कौन सा पोजीशन होना चाहिए, ये भी पूछा जाता है। तो केस 1 में इन दोनों चार्जेस को फिक्स्ड कर दिया जाता है, और फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज को प्लेस करके पूछा जाता है कि ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग Q1 चार्ज के कारण से इसके ऊपर लगने वाला फोर्स निकालेंगे और Q2 चार्ज के कारण से इस पे लगने वाला फोर्स निकालेंगे। और अगर नेट फोर्स 0 हो जाता है, अगर नेट फोर्स 0 हो जाता है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, ये इक्विलिब्रियम में है। इफ एफ नेट इज इक्वल टू 0 देन इट इज इन इक्विलिब्रियम। फिर हमें निकालना होता है कि कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्प्लेस करा करके देखेंगे कि अगर इसको मैंने यहाँ पे रखा है तो अब ये किधर जाने की कोशिश कर रहा है, दूर भागने की कोशिश कर रहा है या अपने पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है। तो ये हो गया सिंपल है। दूसरा जो आता है इसमें वैसा आता है, केस 2, कि मैंने Q1 चार्ज को रखा है और Q2 चार्ज को रखा है, और मैंने एक तीसरा चार्ज भी यहाँ पे रखा।
जो कि कुछ भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी चार्ज फिक्स्ड नहीं है, ये फ्री टू मूव है, ये फ्री टू मूव है और ये भी फ्री टू। तो बोला गया इस चार्ज का क्या मैग्नीट्यूड होना चाहिए, कितने डिस्टेंस पे रखना चाहिए ताकि ये हर एक कोई इक्विलिब्रियम में रहे, है ना। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x and q such that all should be in equilibrium। तो ये दो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। पहले वैरायटी में तुम्हें सिर्फ एक को ही इक्विलिब्रियम पे लाने की ज़रूरत है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि x का वैल्यू बताओ तो एक को ही इक्विलिब्रियम में लाने की ज़रूरत है। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में हर एक को इक्विलिब्रियम में लाने की ज़रूरत है, तो हर एक पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। So F net on Q1 should be equals to 0, F net on Q should be equals to 0 and F net on Q2 should be equals to 0। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन यहाँ पे बनाते हैं। मेरी बात समझ में आई क्या सबको? यस सर। हाँ, ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन में कभी कभी आता है, लेकिन ये तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे केस 1 से, और इक्विलिब्रियम पोजीशन भी हम लोग निकालेंगे। तो क्वेश्चन ऐसा है, एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज है और एक प्लस 4q चार्ज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है l। बोला गया है फाइंड वेयर शुड प्लेस माइनस q चार्ज such that it should be in equilibrium। Also find the nature of equilibrium। कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल कैसा है वो भी बताना है, और कितने डिस्टेंस पे रखना चाहिए ताकि वो चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे। सॉल्व करो इसको, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो देखो अभी जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा उसी के कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे हमें इस चार्ज को प्लेस करना चाहिए ताकि वो इक्विलिब्रियम हो, और मैं इसको रख देता हूँ माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। ये फर्स्ट चार्ज है और ये लेट्स से दिस इज सेकेंड चार्ज। तो क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो अट्रैक्ट करेगा, तो इस माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा 1 के कारण से वो अट्रैक्टिव होगा इस डायरेक्शन में, और ये अट्रैक्टिव होगा और ये इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L माइनस ऑफ एक्स। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए तो इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। दैट मीन्स F1 should be equals to F2, F1 should be equals to F2, और F1 का वैल्यू कितना है, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। साइन को नहीं पुट करना है क्योंकि डायरेक्शन मैंने पहले ही ले लिया। और दूसरा मैग्नीट्यूड कितना है, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर जिस L माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कर लो, और मुझे इक्वेशन निकल के आया L माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। तो दोनों साइड से मैं स्क्वायर हटा लेता हूँ, ये बन जाएगा L माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x। जिसने ये करा है
कभी कभी इससे सही आंसर भी आ जाता है, लेकिन हमेशा प्रैक्टिस करो कि ऑलवेज प्लस माइनस पुट करेंगे यहाँ पे। तो एक प्लस वाला होगा और एक माइनस वाला होगा, इन दोनों से तुम्हें आंसर निकल के आएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, एक्स के दो वैल्यूज। बिल्कुल। तो इधर से क्या निकल के आ रहा है आंसर, एल माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस ऑफ 2x, तो ये उधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू एल बाई 3 आएगा। और इधर से क्या आएगा, ये l और इक्वल्स टू उस तरफ लेकर गया तो माइनस ऑफ एक्स हुआ। x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस ऑफ l प्लस l, और माइनस l का मतलब क्या होता है पहले मैं उसको समझा देता हूँ। अगर हमने डिस्टेंस इस तरफ माना है x, और x अगर माइनस में आ रहा है, डेट मीन्स यू विल हैव टू गो इन अपोजिट डायरेक्शन, बराबर। सो एक पॉइंट बताया जा रहा है कि एक यहाँ पे भी, ठीक है, ये मैथ्स क्या करता है, तुम्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, मैथ्स ये नहीं देखता है कि सही में इक्विलिब्रियम हो रहा है कि नहीं, वो बस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लेकिन क्या ये पॉइंट हो सकता है क्या जहाँ पे इक्विलिब्रियम हो या ना हो, हमें चेक करके देखना पड़ेगा। चेक करके देख, क्या ये पॉजिटिव चार्ज है, हाँ। क्या ये पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल हाँ। इस जगह पे मैंने रखा है एक नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों पॉजिटिव चार्ज के कारण से फोर्सेस किधर लगेंगे, इधर लगेगा, F1 इधर लगेगा और F2 भी इधर ही लगेगा। क्या नेट फोर्स जीरो हो रहा है क्या, नहीं। आया ना, समझ में आया क्या। यस सर, समझा। तो ये सॉल्यूशन हाँ नहीं होगा, सिर्फ एक वैल्यू होगा, इट इज x इज इक्वल टू, अभी इंफॉर्मेशन पहुंचा तुम्हारा, तो x इज इक्वल टू एल बाई 3, सही आंसर। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह। अच्छा, कैसा इक्विलिब्रियम है वो तो बताया नहीं तुम लोगों ने, स्टेबल है या अनस्टेबल। कैसा इक्विलिब्रियम चाहिए। अनस्टेबल। अनस्टेबल है सर। अगर मैं इसको इस जगह पे रखा हूँ, नेगेटिव चार्ज है, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया इधर, तो ये F1 जो फोर्स लग रहा था वो अमाउंट में बढ़ जाएगा, और F2 जो फोर्स लग रहा था वो मैग्नीट्यूड में घट जाएगा। तो ये फोर्स डोमिनेटिंग हो गया, तो इसको पूरा इधर खींच लेगा, जबकि इस जगह पे था इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इस तरफ अगर डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स भी इसी तरफ ज़्यादा लगने लग जाएगा और वो मूव कर जाएगा, इसीलिए हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्वेश्चन करो। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, और कुछ चार्जेस प्लेस किए गए हैं, इस जगह पे प्लस क्यू एंड इस जगह पे माइनस क्यू। अरे, प्लस क्यू। कोऑर्डिनेट्स दे दिया गया है a,0 माइनस ऑफ a,0, और एक ऑरिजिन पे चार्ज प्लेस किया गया है ऑफ मैग्नीट्यूड माइनस क्यू। क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द टाइम पीरियड of the charge placed at origin for a small displacement. सॉल्व करो इसको। ऑरिजिन पे रखा गया 0.0, मास ले लेना इसका m है। देखो, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे तो इक्विलिब्रियम के बारे में देखना होगा, किस तरीके का इक्विलिब्रियम हो रहा है। ठीक है,
ये हमारे पास एक्सेस है। अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन किया था 4q और q लिखा हुआ था, और अगर मैं इस जगह पे q और q प्लस पॉजिटिव चार्ज है और इस जगह पे एक नेगेटिव चार्ज को प्लेस करूँ, नेगेटिव चार्ज को प्लेस किया हो, इसको अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूँ x डायरेक्शन में, यहाँ पे लेकर के आ जाऊँ, तो इस तरफ का डोमिनेटिंग फोर्स हो जाता है और इस तरफ कौन फोर्स लगता है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग कभी भी एसएचएम का टाइम पीरियड नहीं निकालते, बेसिकली वो एसएचएम होता ही नहीं, नो एसएचएम, एसएचएम होगा ही नहीं। तो जिस किसी ने ये चीज़ सोचा कि इसको डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में दिया है और तुमने एसएचएम करा दिया, तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो फिर डिस्प्लेसमेंट किधर करा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वाई में कराना है, वाई में कराओगे तो तुम्हारा आंसर सही आएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू। देखना एक एक्स डायरेक्शन वाला भी डिस्प्लेसमेंट का आंसर आता है, वो मैं अभी बता दूंगा। तो प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, और एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे जिसको मैंने डिस्प्लेस किया एक्स अमाउंट से, और ये यहाँ पे आ गया माइनस क्यू चार्ज। अब देखो फोर्स किधर लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स वो इस डायरेक्शन में, और ये भी फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो क्या ये इसको नीचे पुल करके लाना चाहता है, बिल्कुल ना। और वही अगर ये इस तरफ आ जाएगा तो भी सेम सिनारियो, और इसको ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, तो ये इस तरीके से ऑसिलेशन करेगा, एसएचएम करेगा। और इधर से एसएचएम हो सकता है, अभी भी प्रूफ हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि टाइम पीरियड निकालना है एसएचएम का, तो मतलब किसी और है एसएचएम ही करेगा। समझ में आया क्या, पहला और दूसरा। ये वाला केस तो हमारे लिए वैलिड नहीं हुआ, ये केस हमारे लिए वैलिड हुआ, और इसी के लिए हम लोग काम करेंगे। तो एसएचएम का टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करना होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और फिर एक्सेलरेशन को हम लोग ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कर लेते हैं और ओमेगा आ जाता है। बहुत सही। तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, बताओ ये फोर्स का वैल्यू कितना होगा, और जो भी वैल्यू होगा, अगर इस एंगल को मैं थीटा बोल लेता हूँ, ये है एक्स और ये कितना लेंथ है ए, और ये है थीटा, तो एफ का कंपोनेंट इस तरफ कितना आ जाएगा, एफ साइन थीटा, आया ना, एफ साइन थीटा ही आएगा ना। यस सर। और क्योंकि दो फोर्सेस लग रहे हैं तो ये हो जाएगा फोर्स 2f sin theta is equals to mass into acceleration. So acceleration is equals to 2f sin theta डिवाइडेड बाय m। मुझे f का वैल्यू पुट करना है, ये f क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये f फोर्स लगेगा कितना, बोलो। हाँ, k q1 q2 बाय आर स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर। समझ में आया, हाँ सर। तो ये हो जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर। अब इस एफ का वैल्यू पुट कर लेता हूँ, और साइन थीटा का वैल्यू कितना है, साइन थीटा का वैल्यू कितना है बताओ, ये हमारे पास ट्राइंगल है, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर, ये है। अब मैं यहाँ पे दोनों के वैल्यूज को पुट करता हूँ, सो द एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू 2 बाय एम, एफ का वैल्यू है के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साइन थीटा का वैल्यू है एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर के पावर 1/2, ये। अब क्योंकि x काफ़ी ज़्यादा छोटा है, x इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो हम लोग इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे, ये दोनों चीज़ हो गया ज़ीरो, हो जाएगा 2k³ स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय m इंटू ए स्क्वायर, और ये a हो जाएगा, दिस इज एक्सेलरेशन।
तो कितना आ रहा है 2k³ डिवाइडेड बाय m a³ इंटू एक्स, एंड दिस इज एक्सेलरेशन। अब मुझे इसको कंपेयर करना है a इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस साइन नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए है। कंपेयर करो, ओमेगा कितना आ गया, रूट अंडर ऑफ 2k³ अपॉन m a³, so time period will be equals to 2 pi by omega, which is 2 pi root under of m a³ divided by 2k³। ये आ गया टाइम। अब देखते हैं इन लोगों का सही आया है। फर्स्ट वाला तो गलत नज़र आ रहा है मुझे, सेकंड वाला m a³ अपॉन 4k³ m a³ अपॉन 2k³ है, 4 क्यों आया? लास्ट वाला m, एक्स डायरेक्शन में लिया था। एक ये है 3 क्यों आया है? ये नहीं, वो एक्स में आया था। तुमने x में लेकर के किया है? हाँ, अच्छा, ये वाला किसने दिया था आंसर, सेकंड वाला? सर मैंने ऋषि। उसमें 4 क्यों आया? सर एक्स में लेकर सॉल्व किया था। x में लेके सॉल्व किया था। अच्छा एक्स डायरेक्शन में से चल कर लिया था। अच्छा, पहला वाला जिसने आंसर दिया वो भी x में लेके सॉल्व किया था। सर मैं पहले वाले का ही बता रहा हूँ। अच्छा, सेकंड का किसने आंसर दिया फिर? सर मैंने, तुमने क्या किया था? सर वही एक्स डायरेक्शन में लिया था। और फिर भी लगभग सही आंसर आ रहा है। अच्छा देखो, अब x डायरेक्शन का अगर मुझे SHM बनाना होता तो मैं ऐसा क्वेश्चन देता, अभी तो मैंने दिया नहीं। कि इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज रखा है और इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, और ये है y एक्सिस, और y एक्सिस पे मैंने इस बार नेगेटिव चार्ज नहीं प्लेस किया, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया, प्लस की। और मैं क्वेश्चन में लिखूंगा सिर्फ कि बताओ छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम पीरियड कितना होगा। तुम्हें खुद समझना है कि इसे y डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना चाहिए या फिर x डायरेक्शन में करना चाहिए, ताकि ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम हो, है ना। अब देखो, अगर तुम इसको इस जगह पे पुश करके लेके आओगे, दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट के कारण से फोर्स इधर लगेगा क्योंकि रिपल्सिव है, और सेकंड के कारण से भी रिपल्सिव है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कम है, F2, तो अल्टीमेटली नेट फोर्स हो गया इस डायरेक्शन में। सेम वे में अगर इधर डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स इधर लगेगा, तो ये कैसा हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। तो इसके लिए भी हम लोग को ऐसे ही करना होता कि F2 और F1 का वैल्यू निकालना होता है। लेट से कि मैंने तुमने x डिस्प्लेस कर दिया, इस जगह से x कभी मत लेना, गलत आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट करा करके लिया जाता है। तो इधर से कितना लेंथ हो जाएगा, a माइनस ऑफ एक्स, और इस जगह से कितना हो जाएगा, a प्लस ऑफ एक्स। सर मैंने यही वाला किया था इसी से। हाँ, तो ये तुम्हारा प्लस क्यू चार्ज के लिए सही आंसर आता, लेकिन चार्ज दिया था मैंने निगेटिव, यस सर। है ना। इसके लिए आंसर आप कैसे करते हैं हम लोग, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और F1 का वैल्यू कितना आता है, a³ अपॉन a माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a³ अपॉन a प्लस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फिर इसको k³ को कॉमन ले लो, और a प्लस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस a माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और a प्लस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे फिर अप्रोक्सीमेशन लेना। इसी जगह पे अप्रोक्सीमेशन लोगे तो Yes. गलत आंसर आएगा। ये कैलकुलेशन होने के बाद यहाँ पे x इज वेरी वेरी स्मॉल का अप्रोक्सीमेशन लेना है,
जिसमें कि ये x 0 हो जाएगा और ये वाला x 0 होगा, ऊपर में नहीं होगा, है ना। ये दूसरे वाला का था, मैंने बताया। चलो तो एक और क्वेश्चन करो। अभी तो मैं बस सिंपल सा एनएलएम के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसा कुछ मैंने टफ क्वेश्चंस दिया नहीं। क्वेश्चन ऐसा है, एक रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शीट है, बताता हूँ क्या है ये रेक्टेंगुलर है स्क्वायर है, और हर एक कॉर्नर पे चार्ज प्लेस किया गया, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, और सभी के बीच का डिस्टेंस जो है स्क्वायर ही ले लेता है, ए है और ये ए है, और इसके सेंटर से h हाइट पे मैंने एक चार्ज को प्लेस किया, और चार्ज का वैल्यू जो है वो q है। बोला गया है कि इसका मास कितना होना चाहिए ताकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम बने। फाइंड द मैक्सिमम मास ऑफ q such that it is in equilibrium। सॉल्व करो। इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन तो ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन ये एनएलएम का है। देखो तो प्योरली मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, ज्योमेट्री वगैरह करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, बेसिक चीज़ें करते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से एक स्क्वायर शीट दिया हुआ है, काइंड ऑफ समझ लो, और h हाइट पे एक पॉइंट है। पहले तो मुझे एंगल निकालना पड़ेगा, मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया और इसके साथ कनेक्ट कर दिया, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया? बिल्कुल हाँ। जिसमें कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस a है, पूरा डिस्टेंस a√2 और ये इसका आधा। तो ट्रायंगल में सर वो रेक्टेंगल है नीचे। स्क्वायर है ना, a डिस्टेंस दिया है ना। हम्म ओके सर। तो ये h, पैरेललोग्राम। ये h हो गया। नहीं नहीं नहीं, पैरेललोग्राम नहीं, ये 3D में मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, नहीं समझ में आया? एक्स नहीं एक्सिस, समझा सर, वाई लाइक वो एक्सिस, बेस मुझे, सॉरी पैरेललोग्राम बोल रहा हूँ, बस लगा। ये ऐसे है 3D में। समझ में आया कि ये जो प्लेन है वो एक्स जेड प्लेन में है और वाई एक्सिस पे पॉइंट रखा गया है, 3D में है ये। हाँ सर। हम्म। तो ये हाइट h है और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये a/√2 हो जाएगा, और अगर मैं इसे एंगल थीटा लूँ तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये एंगल थीटा अगर हुआ तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, इसको हटा दो, ये थीटा रखना। तो f का कंपोनेंट आ जाएगा f cos थीटा। cos थीटा कितना आ जाएगा? cos थीटा विल बी इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय √h² प्लस a² h² प्लस a²/2, ऐसा। तो f cos थीटा निकल गया, और इसी तरीके से चारों का कंपोनेंट निकलेगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। है ना, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट 4 टाइम्स लिख देता हूँ। तो ये जो मास है q चार्ज है, इसके ऊपर नीचे लग रहा होगा mg, और सभी के कारण से 4 टाइम्स ऑफ f cos थीटा लग रहा होगा। मुझे इसको और इसको इक्वल करना है, 4 टाइम्स ऑफ f cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। तो मैं पहले f का वैल्यू पुट कर लेता हूँ, k q1 q2 बाय r²। r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, और वो ये है h² प्लस ऑफ a² बाई 2, ये फोर्स निकला।
कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर लेता हूँ h डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू एम जी। इधर से हमारा आंसर आएगा m का। सो m विल बी इक्वल्स टू, ये 4 है और ऊपर वाला टर्म लिख लो 4 k कैपिटल Q स्मॉल q h डिवाइडेड बाय g, और नीचे है एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 के पावर d/2। ये आंसर है। कितने लोगों का आया? सर मेरा आया? ये है ना, ये ए स्क्वायर बाई 2 इधर लिखा है। सही। और ये किसने आंसर दिया था, क्या मिस्टेक करा इसमें? सर मैंने 45 डिग्री ले लिया था इसको, थीटा को। अच्छा, एंगल तो यहाँ डिफरेंट है। ठीक है, देख लेना, ये मैथ्स का ही क्वेश्चन है बेसिकली। आरबीडी में भी बहुत ज़्यादा तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट, और ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ये हर एक जगह पे तुम्हें मिल जाएगा। आई थिंक ये तो कहीं ओलंपियाड वगैरह या फिर जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, याद नहीं है मुझे। ये तुम्हारे शीट में भी गिवन होगा क्वेश्चन, लेकिन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स, two identical charged spheres are suspended by strings of equal length. और जो स्ट्रिंग है वो कंडक्टिंग नहीं है, इस बात का हम लोग ध्यान रखें, नॉन कंडक्टिंग। ईच स्ट्रिंग्स मेक्स एन angle theta with the vertical। मैं इसका डायग्राम भी लिखता हूँ ऐसा। डायग्राम दिया हुआ नहीं होता है, समझ में आ जाता है क्वेश्चन पढ़ने। when suspended in a liquid of density sigma is equals to 0.8, relative density ले लो ग्राम पर cc ले लो, the angle remains the same। what is the dielectric constant? अभी घबरा मत, डायलेक्ट्रिक बोला है यहाँ पे ना, ऑफ लिक्विड। ये क्वेश्चन पूछा गया। डेंसिटी ऑफ द मटेरियल स्फीयर इज इक्वल्स टू 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो डायलेक्ट्रिक तुम्हें नहीं निकालना है, डायलेक्ट्रिक की जगह पे तुम्हें निकालना है एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। डायलेक्ट्रिक को हम लोग K से डिनोट करते हैं, आगे जाकर के पढ़ेंगे। और डायलेक्ट्रिक का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एप्सिलॉन आर के बराबर ही होता है, इसके लिए टेंशन मत लो, तुम एप्सिलॉन आर निकाल लो। ये आ गया, आंसर आ गया। सॉल्व करो इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन।